दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक चौसर का खेल हर किसी के बूते की बात होती नहीं है, और खास तौर से तब जब चौसर बिछी हुई हो और राजनीतिक चालें उस पर चली जा रही हो, क्योंकि चौसर खेलते वक्त सामने वाले खिलाड़ी को इसका एहसास होता ही नहीं है कि किस पासे से उसका दम निकल जाएगा, किस पासे से उसके पर कतर दिए जाएंगे। और राजनीति में कहते हैं कि जब किसी नेता के पर को कतरने की दिशा में कोई बढ़ता है और इसका एहसास अगर नेता को हो जाए और जनता को हो जाए तो वह नेता बड़ा हो जाता है। जैसे बीजेपी के भीतर कद्दावर नेताओं के पर इस दौर में मोदी और शाह ने जिस तरीके से कतरे, उन नेताओं को लेकर जनता के भीतर एक भावनात्मक निकटता है। लेकिन अगर पर कतरे जा रहे हो और नेता को एहसास ही ना हो कि उसकी उड़ान धीरे धीरे थम जाएगी, और जनता को भी इस बात का एहसास ना लगे कि उसके नेता के पर कटते चले जा रहे हैं और वह सोच रहा है कि यह लंबी उड़ान भरेगा, तो फिर इस चौसर पर दोबारा लौट आइए। इस दौर में राहुल गांधी के पूरे प्लान में क्या मोदी फंस गए हैं? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि 2019 और 2024 बिल्कुल दो अलग धाराओं में खड़े हैं। अगर 2019 को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल बार बार रेंगने लगे कि दरअसल 2018 में ही तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन अगले ही बरस यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों में ना सिर्फ कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है बल्कि एकाध सीट ही मिलती है, वह भी छत्तीसगढ़ में, और एक सीट मध्य प्रदेश में। राजस्थान में तो लोकसभा की एक भी सीट मिल नहीं पाती है, तब जबकि बरस भर नहीं बल्कि ठीक मौजूदा वक्त की तरह 6 महीने पहले तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में इन तीन राज्यों के चुनाव परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं तो 2024 की बिसात क्या वैसी ही होगी जो 2019 की थी? या परिस्थिति इस दौर में पलट गई, या राहुल गांधी के पासे ने प्रधानमंत्री मोदी की उस उड़ान को थाम दिया है जिस उड़ान को उन्होंने अपने तरीके से मुद्दों को खड़ा किया, मुद्दों को अपने पंख में लपेटा और उसके बाद उड़ान भरने लगे। मसलन शुरुआत इस देश के विकास से होती है, उसके बाद सवाल ओबीसी का आता है, और उसके बाद रेंगते हुए सवाल तीसरी बार हिंदुत्व की दिशा में मुड़ जाता है। 2019 में राहुल गांधी कौन सा नारा लगा रहे थे? वह चोर का नारा था। लेकिन मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिए, चोर शब्द गायब है। इस दौर में एक ऐसी अखंड राजनीति चल रही है जिस राजनीति के दायरे में वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सवार होकर 2014-2019 बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और नायक उस वक्त नरेंद्र मोदी थे। अब अगला सवाल यह है कि इन चुनावों के बाद अगर बीजेपी को लगने लगा है कि वह हार रही है, या कांग्रेस यह सोचने लगी है कि वह जीत रही है, तो क्या दिसंबर के बाद कुछ नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिस इंडिया को बनाया गया उस इंडिया भर के आसरे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नई परिस्थितियों के दौर में इस चौसर पर आज एक एक पासे को हम लोग फेंकते हैं, और उन पासों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल कैसी बिसात कौन बिछा रहा है और कहां किसके लिए मुश्किल हो चली है, और ऐसी मुश्किल इससे पहले कभी नहीं थी। उस दौर में जीएसटी का जिक्र था, उस दौर में नोटबंदी का जिक्र था, इसीलिए गब्बर सिंह टैक्स का भी जिक्र था, और प्रधान सेवक को चोर कहने की स्थिति में राहुल गांधी खड़े हो गए थे। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री निशाने पर नहीं, बल्कि इस दौर में उनके मुद्दे ही उन्हीं के गले की फांस कैसे बन जाएं, इस रास्ते राहुल गांधी निकल गए। पहला पासा ओबीसी के जरिए फेंका गया। जो कोई सोच नहीं सकता था कि जो शख्स खुद को ओबीसी कहे उसी शख्स को कहना पड़े कि इस देश में जाति नहीं है बल्कि हर कोई गरीब है। और जैसे ही गरीब शब्द आएगा वैसे ही यह भी सवाल उठेगा, अगर हर कोई गरीब हो चला है और बहुसंख्य जनसंख्या इस देश की गरीब है, तो फिर 3 ट्रिलियन का जिक्र हो या 5 ट्रिलियन का जिक्र हो,
या फिर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र हो, उसमें गरीब कहां पर खड़ा है। और शायद यह पहला मुद्दा है जो राहुल गांधी ने एक ऐसे तौर पर लिया है जिसमें दायरे के भीतर में मंडल से निकली हुई पार्टियां भी आएंगी, जो मंडल 1 और 2 के तहत हिंदुत्व को धराशायी करने के लिए उतारू थी, और कई मौकों पर उत्तर प्रदेश और बिहार में उसने धराशायी भी किया। और मौजूदा वक्त में मंडल 2 के जरिए हिंदुत्व की घेराबंदी खुले तौर पर नीतीश और तेजस्वी कर चुके हैं। लेकिन क्षण है इस दौर में उस चौसर का जिस पे पांसों पर जो पांसे फेंके जा रहे हैं, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। तो पहला पांसा कैसे फेंका गया, खुद राहुल गांधी की जुबान से सुनिए। पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं, अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। यानी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा मामला, यानी जातीय समीकरण की पूरी राजनीति, यानी खुद ओबीसी कहते हुए खुद को ही उस राजनीतिक धारा में अगुवाई करते हुए सामने लाकर खड़ा करने की सोच, जिसमें इस देश की राजनीति ओबीसी के दायरे से सिमटते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ी हो जाए क्योंकि वह ओबीसी हैं। लेकिन इस दौर में बात इतनी नहीं है। इस दौर का अगला सवाल यह है, क्या राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस यात्रा के वक्त तो आपने सिर्फ राज्य दर राज्य को देखा और परखा और समझा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर पूर्व से दक्षिण की तरफ राहुल गांधी जिस यात्रा की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है, वह इसलिए कहीं ज्यादा मारक है, जो अगला सवाल बीजेपी के लिए या अगला पासा प्रधानमंत्री मोदी के लिए खड़ा करती है। क्योंकि पहली बार यह सोच भी उभर रही है, क्यों नहीं अगली भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस देश के एक राष्ट्रीय मैनिफेस्टो को जनता के जरिए ही खड़ा किया जाए। यानी जनता को क्या चाहिए, उसकी कौन सी मांग है, उसकी कौन सी जरूरत है, उन जरूरतों के आसरे इस देश भर के भीतर में कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव और पंचायत पंचायत घूमते हुए उन लोगों की जरूरतों को दस्तावेज के तौर पर जमा करते चला जाए। और यह पदयात्रा दिसंबर से शुरू होकर अगर फरवरी तक चलती है और उसके बाद जो मैनिफेस्टो निकल कर आएगा वो नेशनल मैनिफेस्टो होगा, और उसके नायक प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें ही तो कटघरे में इस देश के लोग खड़े कर रहे होंगे। यह दूसरा सवाल है कि क्या वाकई ऐसा मैनिफेस्टो अगर जनता तैयार करती है कि 2024 में हमें ये चाहिए, तब किसी नारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी राहत रियायत की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको कितना देना है इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मौजूदा सरकार के खिलाफ वह एक नेशनल मैनिफेस्टो होगा और वो पदयात्रा के ठीक समानांतर इस देश के भीतर बनता चला जाएगा। इस राजनीति की काट क्या बीजेपी के पास है या नहीं, हम इस पर आए उससे पहले 3 मुद्दे जरा समझ लीजिए जिसके आसरे बीजेपी को पंख लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के सामने एक ही नारा दिया, मेरा भारत बदल रहा है। लेकिन मेरा भारत जो बदल रहा था वो झटके में कांग्रेस की शिथिलता और कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी या कांग्रेस के नेताओं के आपसी अहंकार
या कांग्रेस की गुटबाजी और राज्यों की ताकत में कमजोर होना, कैडर को ना जगा पाना, ऐसी परिस्थितियों को लेकर चल रहा था जहां पंख बीजेपी को लगते चले जा रहे थे। लेकिन अब यह राजनीति नहीं चलेगी या इस राजनीति के पंखों को हटा दिया गया है? यह सवाल जरा परखने की अब कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तस्वीर साफ हो चली है कि कांग्रेस की जमीन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी की तुलना में ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा एग्रेसिव हो चला है। और खास तौर से हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद, जब हिंदी पट्टी में इन 3 राज्यों की जीत और तेलंगाना में भी जीत की संभावना को वो देख रहा है, तो उसे इंतजार 3 दिसंबर का तो है। लेकिन बात 3 दिसंबर तक रुक जाए ऐसा भी नहीं है। तो इसके 2 असर हैं। पहला बड़ा असर कांग्रेस के लिए है, दूसरा व्यापक असर इंडिया के लिए है। और इन दोनों असर से निकलकर बात बीजेपी की दिशा में जाती है कि अब उसके सामने वो कौन सा मुद्दा होगा जो उसके पंख में उड़ान भर सके। क्योंकि 3 मुद्दे जो चलते थे उसमें डेवलपमेंट का मुद्दा इस दौर में खारिज क्यों हो गया? क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल इस देश के भीतर ही बड़े होने लगे। इस देश के बैंकों में लिया गया कर्ज का माफ होना, एनपीए का लगातार बढ़ना, उन कर्ज की माफी के आंकड़े ने इस देश को अंदर से हिला दिया। 25 लाख करोड़ की माफी। कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल इस देश में जो कुछ दिया गया वह तो अलग है, कर्ज भी दिया गया। तो बैंकों की आर्थिक परिस्थिति के भीतर इस देश की सामाजिक रूपरेखा, उस सामाजिक रूपरेखा के दायरे में जो निजी तौर पर लोग कर्ज लेते हैं उनके दरवाजे पर नोटिस चस्पा है। और इस दौर में लगभग 16% इजाफा हो गया निजी तौर पर कर्ज लेने का। ना लौटाने पर बैंक जब्ती के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है, चाहे वो शख्स किसी मिडिल क्लास का हो या खेतीहर किसान हो। यह मैसेज समाज के भीतर है जो अलग अलग तरीके से सुनाई देता है। दूसरी परिस्थिति इस दौर में बनती है कि जो बैंक के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका धराशायी होना, इस देश का जो कोर सेक्टर है 8 क्षेत्रों में फैला हुआ, उसका धराशायी होना। इस दौर के भीतर में एमएसएमई की हालत, इस दौर में जो खास तौर से स्टार्टअप थे उनका ना चल पाना, जो मुद्रा योजना थी उसमें लाखों करोड़ बांट कर भी अपने तौर पर रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति को ना ला पाना, और गरीबों को लेकर खुले तौर पर कहना कि यही हमारी जाति है। यह मैसेज आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को एक साथ लेकर चलता है। तो क्या जो नेशनल मैनिफेस्टो तैयार करने की दिशा में राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए बढ़ना चाहते हैं और इस देश के कांग्रेसी को उसमें जोड़ना चाहते हैं और गांव-गांव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहते हैं, तो उसमें पहली बार क्या कांग्रेस इस देश की जनता को ही पदयात्री बनाने की दिशा में बढ़ेगी? उस दिशा में क्या वो प्लान कर चुकी है? और जिस चौसर पे अगली चाल चली जानी है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा के तहत चलें और दूसरी तरफ कार्यकर्ता गांव, पंचायत और जिले स्तर पर लोगों को साथ जोड़ते हुए दस्तावेज की शक्ल में उनकी जरूरतों को लिखता चला जाए। यह परिस्थिति इस चौसर पर देश की मौजूदा सत्ता के लिए डराने वाली तो नहीं है। हो सकता है उसे डर लगे, लेकिन इसके ठीक समानांतर चलिए दूसरा सवाल जब डेवलपमेंट का था। याद कीजिए 2015-16 में पहली बार अमित शाह ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष उस समय थे, कहा था देश को पहला प्रधानमंत्री ओबीसी मिला है। और इसके बाद बड़ी तादाद में ओबीसी, खास तौर से यादव माइनस ओबीसी, वह वोट बैंक लगभग 47% तक बीजेपी के हक में गया। और वो जब बढ़ने लगा तो बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आ गई कि ओबीसी के वोट बैंक में सेंध क्या मंडल के जरिए लगेगी, या एक वक्त जो कांग्रेस मंडल पर खामोश थी, अगर उसने मंडल का उठा दिया मुद्दा, तो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस के सामने कैसे खड़ी होगी, जबकि अंदरूनी तौर पर वह भी कमंडल के साथ रही। जो तीसरा मुद्दा हिंदुत्व के आसरे चलता है, दूसरे मुद्दे को वो साथ स्ट्रेटजिकली लेती थी, इसीलिए अभी राज्यों में भी वो बैलेंस का भाव अपना रही है। तो बैलेंस से काम चलेगा या पहली बार पूरी चौसर को अपने पांसों के जरिए हाँकने की जरूरत है? शायद राहुल गांधी का अगला कदम
इसी दिशा में बढ़ गया। और जिस एक्सरे का वो जिक्र समाज के भीतर कर रहे हैं, दरअसल वो एक्सरे इस समाज के भीतर हो या ना हो, या होगा या नहीं होगा, ये सवाल बहुत दूर का है। सवाल पहला ये है कि जिस राजनीति को 2013 से इस देश के भीतर में खड़ा किया गया और उसके जरिए एक धारणा बनाई गई, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, उस नैरेटिव पर अगर राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए सीधा हमला ये कहकर बोल रहे हैं कि अगर तुम इस क्षेत्र के नायक हो तो ऐलान कर दो कि हां इस देश में एक्सरे की जरूरत है, यहां पर बीजेपी चूक गई, क्योंकि उसे लगने लगा तब तो अपर कास्ट हमारे साथ होगी नहीं। और सामान्य तौर पर बीजेपी के भीतर जो भावना चलती है वो हिंदुत्व को लेकर भावना दरअसल इस अपर कास्ट के इर्द गिर्द ही गुमड़ती भी है। और इसीलिए गाहे बगाहे आरएसएस के टोन बीच बीच में निकल कर आते हैं, इस देश में हर कोई हिंदू है। जाति और धर्म का समावेश करके सामाजिक सद्भाव कैसा बना रहे, इसका जिक्र वो दशहरा के दिन दशहरा भाषण में नागपुर में भी करते हैं और अपनी मीटिंग में भी इसी बात का जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के सामने संकट है। अब अगर सामाजिक सद्भाव या सेकुलरिज्म का जिक्र ना होगा और उसको आरएसएस नहीं करेगी तो एक झटके में जातीय समीकरण बीजेपी से खिसक जाएंगे, और यह डर उसके भीतर समा गया है। तीसरा मुद्दा जो हिंदुत्व के आश्रय चलता था, उसमें एक बार, दो बार और कितनी बार लगभग 37 चुनाव हो गए 2014 के बाद से, जिसमें हिंदुत्व का नारा और हिंदू मुस्लिम का जिक्र दिल्ली में बैठी सत्ता ने अलग अलग राज्यों में जाकर खुलकर किया, लोकसभा चुनाव में खुलकर किया। लेकिन 2023 आते आते आखिरी बार जब उसने कर्नाटक में किया और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया और जनता ने उसको तहस नहस कर दिया, इस सोच को लेकर ही तब उसे समझ में आया कि इस दौर में सूचना तंत्र और सूचना टेक्नोलॉजी और लोगों की जरूरतों ने उन परिस्थितियों को पार कर लिया, अब वो पुरानी चीज चलेगी नहीं। इसीलिए इन 5 राज्यों में जिक्र कहीं नहीं है उस हिंदुत्व का, उस मंदिर का, उस रूप में जहां पे एग्रेसिवनेस हो, जहां पे कट्टरता हो, जहां पे उग्र हिंदुत्व की सोच हो और जहां वोटों का ध्रुवीकरण होने की दिशा में कदम बढ़ जाए, यह सोच हो। यह सब कुछ गायब हो गया। ऐसी स्थिति पहले आती थी, ऐसी स्थिति इस बार क्यों नहीं है? तो क्या खुले तौर पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहने से ना कतराएं कि मेरे नाम में अर्जुन है और हिंदू क्या सिर्फ आपकी बपौती है, और इस बात का जिक्र होने लगे राम मंदिर क्या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की देन है, और राम मंदिर बीजेपी अपने तौर पर अपनी मुट्ठी में समेटना चाहती है, तो इस देश के भीतर में तमाम हिंदुओं के भीतर एक बेचैनी तो होगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और खास तौर से पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी यह सोचता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, बीजेपी अपने तौर पर कैसे हड़प सकती है। और इसीलिए अब आरएसएस के भीतर और विश्व हिंदू परिषद के भीतर यह हलचल शुरू हो गई कि क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं को भी अब निमंत्रण दिया जाए, उन नेताओं के पास निमंत्रण लेकर पहुंचा जाए और कहा जाए कि आप भी आमंत्रित हैं, आप आइए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को हमने आमंत्रित किया है, जैसे सर संचालक मोहन भागवत को हमने आमंत्रित किया है, तो विपक्ष के नेताओं के पास भी जाएं। लेकिन जब आप हिंदुत्व और राम मंदिर पर राजनीति के आश्रय सवार होंगे तो फिर इस मुद्दे को भी राजनीति की दिशा में ले जाना चाहेंगे। किसने नकार दिया, कौन नहीं आया, किसने स्वीकार किया, किसने क्या किया, यानी यह भी जनता के भीतर एक मैसेज के तौर पर है। और इसी के पैरेलल में जब भारत जोड़ो यात्रा, जिसका जिक्र दिसंबर में शुरुआत के साथ हो रहा है और जो फरवरी तक चलेगी और उसके अगले ही महीने मार्च में नोटिफिकेशन इलेक्शन का आ जाएगा, तो क्या पहली बार आप यह देख रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस के भीतर जो शिथिलता थी लोकसभा चुनाव को लेकर, और लोकसभा चुनाव की हार के बाद उस वक्त राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब वो अध्यक्ष थे उसी दौर में 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, तो क्या वही चीज इस दौर में उभर कर आएगी? यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जिक्र जरूरी है। जब वो कांग्रेस से टकराते हैं मध्य प्रदेश में सीटों के समीकरण को लेकर कि हमें भी 7 सीट आपको देनी चाहिए थी, तो वो कहते हैं हमने 2018 भी देखा जब कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी जीत गई थी। तो उनके जहन में शायद 2018-19 का दौर है।
लेकिन एक बात अब वह भी समझ गए हैं कि अब ऐसी परिस्थिति की 6 महीने के भीतर एक झटके में वोट शिफ्ट हो जाए, यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इन राज्यों के चुनाव का चेहरा भी बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरे के तौर पर है। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर हम राज्य में वोट ना दें और उस चेहरे को लेकर लोकसभा में वोट दें और प्रधानमंत्री अपने चेहरे को लेकर डबल इंजन का जिक्र बार बार करें, तो क्या यह अंतर्विरोध है या मुश्किल हालात है? इसीलिए राहुल गांधी के 3-4 कदमों पर अब नजर रखनी होगी। पहली नजर तो इस बात को लेकर है कि 2018 के चुनाव परिणाम के अनुकूल अगर 2023 के चुनाव परिणाम आते हैं तो उसके बाद इस देश की सियासत में बड़ा बदलाव आ जाएगा। कांग्रेस की ताकत अगर बढ़ती हुई दिखाई देगी और उस बढ़ती हुई ताकत के साथ इंडिया के भीतर उसकी राजनीतिक और सीटों की सौदेबाजी का दायरा बढ़ेगा तो क्षत्रपों के लिए यह परेशानी का सबब होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार बिहार में मंडल 2 से हिंदुत्व को बांधना चाहते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी ईडी और सीबीआई को लेकर खुले तौर पर बिगुल बजाते हुए बीजेपी को हराना चाहती है बंगाल के भीतर। और ध्यान दीजिए, शरद पवार इसीलिए महाराष्ट्र में खामोशी बरते हुए हैं लगातार, और मुलाकात करने से उन्हें कोई हिचक होती नहीं है अडानी के साथ भी, क्योंकि वह वहां की राजनीति में अपने हथेली के भीतर उस ताकत को रखना चाहते हैं जो धनबल और बाहुबल और गवर्नेंस के आश्रय चलता हो। यानी क्षत्रपों की तादाद, यानी इंडिया की परिस्थिति में 5 ही नेता तो महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार, तेजस्वी या लालू यादव तो कांग्रेस के साथ गठबंधन पुराना है जो रहेगा। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे आज की तारीख में कांग्रेस के पूरे तरीके से साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एक तरफ अगर शरद पवार है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। दोनों एक साथ मिले जरूर हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई बना सकता है तो वो कांग्रेस है जो शिवसेना के हक में जाएगी। 3 सवाल जिसका जिक्र हमें लगता है जरूरी है आखिर में कर देना। पहला सवाल यह है कि चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के भीतर और उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक नई परिस्थिति आपको नजर आएगी जिसकी अगुवाई आपको राहुल गांधी के जरिए नजर आने वाली है। दूसरी, इस दौर में जो कांग्रेस के द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को चलना ही होगा, क्योंकि उनके पास अपने मुद्दे बचेंगे नहीं तो वो या तो जवाब देंगे या कांग्रेस की पुरानी सत्ता के दौर को याद करके उनको निशाने पर लेंगे। इसके अलावे कोई रास्ता नहीं बनता है। तीसरी परिस्थिति, इस दौर में कांग्रेस का पूरा कैडर देश भर के भीतर जब गांव-गांव में सक्रिय होगा और जनता को अपने साथ जोड़ेगा तो वह उस मुद्दों के साथ होगा जो कि मिस टेलीफोन कॉल का जो नारा बीजेपी ने लगाकर अपने सदस्यों की तादाद 18 करोड़ तक बताई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, वहां पर उस पर सेंध लगेगी। इन तीनों मुद्दों के केंद्र में एक ही बात है कि क्या 2024 का चुनाव उसके केंद्र में कांग्रेस आकर खड़ी हो जाएगी या राहुल गांधी आकर खड़े हो जाएंगे। सवाल यहां जीत हार का नहीं है, सवाल है कि 2019 के चुनाव के केंद्र में मोदी थे, उनके चारों तरफ तमाम मुद्दे घूम रहे थे। 2024 में चुनाव के केंद्र में राहुल गांधी और कांग्रेस अगर खड़ी होगी और उनके इर्द गिर्द सारे मुद्दे, चाहे वो इंडिया के जरिए घूमे या बीजेपी के जरिए या आरएसएस के स्वयंसेवक के जरिए, यह राजनीति की दिशा साफ तौर पर बतलाती है कि उस दौर का प्लान अब नहीं चलेगा और इस दौर की राजनीति के केंद्र में राहुल गांधी आकर खड़े हो चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।